दोस्तों, गुलजार की एक नज्म है, किताबें सेल्फ से झांक कर बातें करती है। बहुत प्यारी नज्म है और किताबों की बात जब आती है तो तय हो जाता है कि हम देखें कि हमारे आसपास बहुत सारी किताबों की दुकानें थी, बुक हाउस थे, वो आज नहीं है, बंद हो चुके। लोगों की पढ़ने की आदत या तो खत्म हो गई है या फिर कुछ और हो चुका है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। हम आपका स्वागत करते हैं। भैया, जिस तरीके से जो स्थिति है भट्ट जी, उसमें देखा जाए तो आज पत्र पत्रिकाओं की स्थितियां क्या देखने में आ रही हैं और इसके पहले क्या थी? देखिए गंग भाई, एक जमाना था जब सैकड़ों पत्रिकाएं निकला करती थी और लोग पढ़ते थे, खरीदते थे। हमें याद है कि जब हमने लेखन शुरू किया था 76 के आसपास, उस समय तमाम तरह की मैगजीनें थी। उसमें अपराध कथाएं भी थीं, उसमें सामाजिक पत्रिकाएं भी थीं, रोमांटिक पत्रिकाएं भी थीं। आप सोचिए कि एक जमाने में मनोहर कहानियां जो थी वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका मानी जाती थी। और इलाहाबाद में जो मित्र प्रकाशन था, जो मनोहर कहानियां, माया, मनोरमा और सत्य कथा, इन 4 पत्रिकाओं का पब्लिकेशन करता था। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिकाओं में माया भी थी, मनोरमा महिलाओं की थी, और सत्य कथा और मनोहर कहानियां ये अपराध कथाओं की थी। जब अपराध कथाओं का बहुत जोर से, जो जोरदार तरीके से उसका जोर चला, तो ऐसी बहुत सी अपराध कथाओं की जो मैगजीन है वो बाजार में आ गई। मनोहर कहानियों के बाद मुझे याद है कि कुसुम प्रकाशन जो इलाहाबाद का ही है, उसने नूतन कहानियां और सच्ची कहानियों का प्रकाशन शुरू किया। उसके बाद पुष्पी पॉकेट बुक ने सच्ची कहानियां, सच्ची घटनाएं, फिर उसके बाद सच्ची घटनाएं, फिर आपके दिल्ली से सच्चे किस्से, सच्ची दुनिया, मतलब तमाम तरह की अपराध कथाओं की मैगजीन निकली। और उन सब की बिक्री बहुत जबरदस्त थी। लोगों में एक बड़ा आकर्षण था उन पत्रिकाओं, उन कहानियों को पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस जमाने में जो पत्रिकाएं थीं वो संपादक के नाम से जानी जाती थी। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए कि धर्मयुग का नाम जो था, उसमें धर्मवीर भारती संपादक थे, उनके नाम से धर्मयुग चला करता था। और एक जमाना ये था कि आपको हर घर में साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, ये दोनों मैगजीन आपको जरूर मिलेंगी। रविवार तो बात की चीज है, ये शुरुआत की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो धर्मयुग था, उसके पहले इंद्रजाल कॉमिक्स, बेताल का जो फैंटम का एक बड़ा जबरदस्त इंद्रजाल कॉमिक्स करके एक पत्रिका निकलती थी, जो बच्चों में और बड़ों में बड़ा लोकप्रिय थी। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो फिल्मी पत्रिका थी वो थी माधुरी। वो भी अपने जमाने में बड़ी प्रमुख मानी जाती थी पत्रिकाओं के मामले में। और उस दौरान बॉम्बे से आप देखिए कि बहुत सी फिल्मी पत्रिकाएं निकला करती थी, जिसमें स्टार डस्ट थी, स्टार स्टाइल थी, स्क्रीन थी, ये तमाम जो मैगजीन थी, ये फेमिना थी, ये तमाम जो फिल्में किताबें थीं, इनकी भी बहुत जबरदस्त लोकप्रियता थी और इनकी बिक्री भी बहुत होती थी। इंडिया टुडे भी आई। इंडिया टुडे तो खैर एक राजनीतिक और पत्रिका मानी जाती थी, उसके साथ साथ आउटलुक भी थी। उसके पहले आप और बहुत पहले जाएंगे तो ब्लिट्स जो एक अखबार हुआ करता था, आर के करंजिया का साप्ताहिक ब्लिट्स, जो बॉम्बे से निकला करता था। नंद किशोर नौटियाल उसके स्थानीय संपादक थे और आर के करंजिया उसके संस्थापक थे। ब्लिट्स का इतना टेरर था कि राजनीतिक हलकों में उसकी जबरदस्त मांग थी, सरकार गिरा देता था। उस जमाने में जिस तरह की खोजपूर्ण पत्रकारिता ब्लिट्स ने की थी, और उसके साथ साथ एक और अखबार निकला करता था उसी तरह का टेबलॉइड साइज का, वो था करंट, जिसके अयूब सैयद संपादक हुआ करते थे। तो ये दोनों मैगजीन, दोनों जो अखबार थे, ये अपने आप में एक बहुत परिपूर्ण अखबार हुआ करते थे और जो पूरे राजनीतिक हलकों में हल्ला मचा देते थे। उसके बाद जब ब्लिट्स बंद हो गया तो उनके जो संपादक थे नंद किशोर नौटियाल, उन्होंने एक नूतन सवेरा करके साप्ताहिक अखबार निकाला, जो ब्लिट्स की ही तर्ज पे निकला करता था। उसमें नंद किशोर नौटियाल थे, आलोक श्रीवास्तव थे। तो ये जो पत्रिकाएं थीं, जैसे रविवार है, सुरेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जानी जाती थी। सारिका है, वो कमलेश्वर के नाम से जानी जाती थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान श्याम मनोहर जोशी के नाम से जाना जाता था। कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी के नाम से जानी जाती थी। और आप देखिए कि जो दिनमान था वो रघुवीर सहाय के नाम से जाना जाता। तो ये मतलब उन संपादकों की इतनी हैसियत थी कि उनकी मैगजीन उनके नाम से जानी जाती थी।
लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो दूसरा पीढ़ी आई तो उनको लगा कि ये इन मैगजीनों में अब उतनी बिक्री नहीं हो रही है और ना उतना पैसा आ रहा, तो उन्होंने धीरे से वो अखबार उन पत्रिकाओं को बंद किया। जैसे पहले आप देखिए कि बच्चों के लिए चंदा मामा, आपकी पराग, नंदन, लोटपोट, ये एक दीवाना तेज करके बहुत पहले एक मैगजीन आती थी जो सिर्फ कार्टून पे बेस हुआ करती थी। वो इतनी जबरदस्त मैगजीन हुआ करती थी कि जो मतलब उसमें आती थी बुक स्टॉल पे और बिक जाती थी। बट जी रेलवे स्टेशन पर भाई एच व्हीलर में बड़ी बड़ी मैगजीनें टंगी रहती थी, लोग सफर पे जाते थे, उसमें वहां पर ध्यान रहता था कि कोई न कोई के हाथ में मैगजीन देखी जाती थी। देखिए एच व्हीलर का क्या था, हेडक्वार्टर जो था वो इलाहाबाद था और एच व्हीलर का काम सिर्फ इतना ही था कि वो तमाम देश की जो मैगजीन्स हैं उनको हर स्टेशन पे बेचा करता था। हमें याद है हम लोग जब इलाहाबाद जाया करते थे अपनी कहानियों को लेके, मैंने बहुत कहानियां लिखी हैं मनोहर कहानियों में, नूतन कहानियां में तो एक जमाना ये आया था कि जब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अशोक दुबे थे जिन्होंने अपनी पत्नी नीरजा दुबे की हत्या कर दी थी, उसकी कहानी जब मैंने नूतन कहानियां में लिखी थी तो वो मैगजीन यहाँ पर ब्लैक में बिकी थी और उस जमाने में हमको एक कहानी का 150 रुपये पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन उस कहानी का हमको 600 रुपये पारिश्रमिक मिला। तो ये जो मैगजीनों में लिखने वालों का एक जज्बा था, वो जब मैगजीनें धीरे धीरे बंद होने लगी तो बड़ा चिंता का विषय था कि ये पत्रिकाएं क्यों बंद हो रही हैं। उसके पीछे एक कारण ये भी था कि जो दूसरी पीढ़ी आई, जो तीसरी पीढ़ी आई, बड़े बड़े संस्थानों में जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने कहा सब साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद कर दीजिए, कादम्बनी बंद कर दीजिए, सारिका बंद कर दीजिए, पराग नंदन बंद हो जाती हैं, बंद हो गई, बच्चों की बच्चे अब नहीं पढ़ते, चंदा मामा थी वो बंद हो गई। बहुत अपने आप में एक बड़ी अजीब टाइप की पत्रिका थी जिसमें हाथ से बनाए जाते थे उसके जो कार्टून थे। तो ये तमाम जो पत्रिकाएं थीं ये इसलिए बंद हो गई कि उनको ये लगा कि अब जो इसमें उतना पैसा मिल नहीं पा रहा, और जब कमर्शियल दृष्टिकोण से आप सोचने लगोगे तो फिर आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो धर्मयोग है या हिंदुस्तान टाइम्स का साप्ताहिक हिंदुस्तान है, ये आप ये मान के चलिए कि हर घर में आपको उसके पढ़ने वाले मिल स्टेटस सिंबल था। हर घर में आपके टेबल पे आपको धर्मयोग या साप्ताहिक हिंदुस्तान मिल जाए। ऐसे ही आप अगर साहित्यिक पत्रिका के बारे में बात करेंगे तो सारिका ने तो अपने आप में एक कमाल किया था साहित्यिक पत्रकारिता में, और कहानी के लिए एक कहानी करके मैगजीन भी निकला करती थी, वो भी इलाहाबाद से निकलती थी। इलाहाबाद समझ लीजिए आप एक पत्रिकाओं का गढ़ था, बड़े बड़े प्रकाशन थे वहां पर। तो इसके बाद जैसे आप देखिए कि आगरा से एक निहारिका करके मैगजीन निकलती थी, वो टोटल रोमांटिक पत्रिका होती थी, लेकिन उसकी कहानियां बहुत ही मतलब आप ये मान के चलिए कि युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणास्पद भी होती थी। तो वो भी मैगजीन धीरे धीरे इंडियन डाइजेस्ट करके भी रीडर डाइजेस्ट थी। वो अंग्रेजी की मैगजीन थी, उसका हिंदी संस्करण भी आया था। लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट क्या है कि बहुत ज्यादा गंभीर विषयों पे उठाती थी वो, और इसलिए उसका उतना ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ नहीं पाया। अंग्रेजी की रीडर्स डाइजेस्ट जरूर काफी लोगों में लोकप्रिय थी, लेकिन जो उसका हिंदी संस्करण था वो उतना नहीं चल पाया। तो ये जो पत्रिकाओं का जो शने धीरे धीरे जो गायब हुई मैगजीन, और आज की तारीख में मैं एक दिन बीच में यहाँ पर गया था रेलवे स्टेशन, तो एच व्हीलर में हमने कहा चलो देखते हैं शायद कोई मैगजीन मिल जाए। तो वो वहाँ पर हमको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बेचारा बिस्कुट और टॉफी और प्लास्टिक के गिलास, कांच के गिलास वो बेच रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई एच व्हीलर तो यार मैगजीनों का और अखबारों का एक बड़ा प्रमुख स्थान था। बोले साहब हम मैगजीन ही नहीं तो हम क्या बेचें। तो एकमात्र अभी आप देखिए कि इंडिया टुडे अभी मैगजीन बाजार में आती है, लेकिन वो भी बहुत पतली हो गई, और मुझे लगता है कि कुछ समय में इंडिया टुडे का भी पब्लिकेशन बंद हो जाएगा। भास्कर ग्रुप ने भी एक मैगजीन निकाली। भास्कर ग्रुप ने एक बहुत ही एक नया प्रयोग किया था, आहा जिंदगी, मतलब जिंदगी कितनी हसीन है उसका एक उदाहरण दिया था उसने आहा जिंदगी में। और उन्होंने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया था, तमाम सकारात्मक चीजें, उसमें कोई भी नकारात्मक चीजें नहीं थी, सकारात्मक चीजें दिखाई जाती थी कि जीवन को कैसे जीना है या जीवन में कितना आनंद है, जीवन को हम किस तरह से भोग सकते हैं। उसमें भी मैंने एक 18 कहानियों की एक सीरीज लिखी थी, इतिहास की प्रेम कहानियां। लेकिन अभी पता लगा है कि आहा जिंदगी जो है वो भी छपना बंद हो गई है और सिर्फ ऑनलाइन आपको पढ़ने मिल जाती है।
उसमें भी जयशंकर व्यास शुरुआत में संपादक थे, फिर आलोक श्रीवास्तव संपादक हुए। आहा जिंदगी ने अपने आप में एक तो उसकी साइज बड़ी अजीब सी थी। हाँ, तमाम मैगजीनें जो एक साइज जिनकी फिक्स रहती थी, उससे बड़ी अजीब तरह की उसकी साइज थी, तो वो अट्रैक्ट करती थी लोगों को। जैसे आप बुक स्टॉल पे जाओगे तो आहा जिंदगी, और इतना अच्छा कागज, इतना अच्छा मैटर, इतना अच्छा आपका जो फ्रंट पेज रहता था उसका। तो लेकिन अब भास्कर जैसा इतना बड़ा अखबार जिसका 2500-50 जिसके सर्कुले वो है एडिशन है, उसकी मैगजीन अगर बंद हो जाए तो ये मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसे ही आप देखिए कि दिल्ली प्रेस भी बहुत सी मैगजीनों का पब्लिकेशन करता था, जिसमें सरिता है, मुक्ता है, गृह शोभा है, वुमेन सेरा है, कैरेवान है। लेकिन होता क्या था कि अंग्रेजी के लेखकों में और हिंदी के लेखकों में बहुत फर्क होता था पारिश्रमिक में। हम लोग जब सरिता में, मुक्ता में, गृह शोभा में कहानियां लिखा करते थे तो उस समय हम लोगों को 100 रुपये या 150 रुपये पारिश्रमिक मिलता था। लेकिन जो वुमेन सेरा में या कैरेवान में लिखा करते थे उनको 700 रुपये पारिश्रमिक मिलता था। तो वो पारिश्रमिक धीरे धीरे बढ़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी और हिंदी पत्रिकाओं में जो लेखकों के प्रति एक दूरी बना के रखी थी उन्होंने, कि अंग्रेजी के पत्रकारों को ज्यादा पैसा दिया जाता है कहानीकारों को, और हिंदी के कहानीकारों को कम पैसा दिया जाता था। आज की तारीख में मुझे पता लगा है कि दिल्ली प्रेस की भी हालत बहुत खराब है, और वो भी शायद बहुत सी पत्रिकाओं को जो है वो आप ये मान के चलिए कि ऑनलाइन दे रहे हैं, क्योंकि फिल्मी मैगजीन भी बहुत सी, फिल्मी मैगजीनों का एक जमाना था गंगा भाई, जब बॉम्बे से, मैंने जैसे पहले ही बताया कि अंग्रेजी की और हिंदी की ढेरों पत्रिकाएं निकला करती, स्क्रीन था, स्टैंड एंड स्टाइल था, आपका ईव्स वीकली था। इसके अलावा दिल्ली से बहुत सी मैगजीन निकला थी। रंगभूमि एक बड़ा पुराना प्रकाशन था वहां पर, जिसके धर्मपाल गुप्ता संपादक हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे उस जमाने में। रंगभूमि, उसके पहले सुषमा एक बड़ी पुरानी मैगजीन मानी जाती है। रंगभूमि प्रकाशन से फिल्म रेखा भी निकलती थी, रंगभूमि भी निकलती थी, फिर फिल्मी दुनिया भी निकलती थी, फिल्म रेखा भी निकलती थी, फिल्मी कलियां भी निकलती थी। ये तमाम जो थी मैगजीन से दिल्ली में निकलती थी, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेटिव बॉम्बे में रहते थे। फिल्मों की समीक्षाएं होती थी, फिल्मों के बारे में लिखा जाता था, कुछ गॉसिप भी होते। हाँ, गॉसिप तो बहुत होते थे उसमें। देवयानी चौबल करके जो थी स्टार एंड स्टाइल की एक स्तंभकार थी, वो तो सिर्फ इसी में फेमस थी कि बड़े बड़े जो कलाकार होते थे उनके बारे में गॉसिप छापती थी। तो वो कलाकार देवयानी चौबल के पास जा के कहते थे, भैया यार कुछ हमारे बारे में लिख दो ताकि हमारी पब्लिसिटी हो जाए। तो मतलब ये एक जलवा था उस देवयानी चौबल का। लेकिन अब क्या हुआ कि फिल्मी मैगजीन खत्म हो गई, आपकी साहित्यिक मैगजीन खत्म हो गई, राजनीतिक मैगजीन खत्म हो गई। धीरे धीरे मुझे लगता है कि बुक, जैसा भी आपने भी बताया कि बुक स्टॉल जो थे, जब जबलपुर में आप देखिए कि यूनिवर्सल बुक स्टॉल था, गंगा बुक डिपो था जो बड़ा प्रसिद्ध था मैगजीन्स के लिए, हम लोग जाया करते थे वहाँ मैगजीन लेने के लिए, वो बंद हो गया। उसका कहना था साहब मैगजीन ही नहीं आती तो हम किसको क्या बेचें। एशिया बुक डिपो, हाँ एशिया बुक डिपो था, प्रेम बुक डिपो अभी है, लेकिन इनमें वो पत्रिकाएं आपको नहीं मिलेंगी। फिर पत्रिकाओं के बाद फिर एक दौर ये भी था नॉवेल्स का। गुलशन नंदा है, रानू है। गुलशन नंदा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेखक माना जाता है, जिनकी तमाम उपन्यासों पे फिल्में भी बनी और बड़ी सुपरहिट हुई हैं, जिसमें खिलौना है, झील के उस पार है, कटी पतंग है, शर्मीली है, तमाम तरह की जो फिल्में बनी है जो सुपरहिट हुई हैं, गुलशन नंदा के उपन्यास पे ही बेस्ड थी, उसी उपन्यास के आधार पर बनती थी। ऐसे ही रानू जो कुसुम प्रकाशन में लिखा करते थे, वो भी बड़ी रोमांटिक कहानियां लिखा करते हैं, उनके भी उपन्यास, जासूसी उपन्यास बहुत आते थे। जासूसी उपन्यासों का भी एक जमाना था, जब ओम प्रकाश शर्मा, इब्ने सफी, बीए करके, वेद प्रकाश काम्बोज, फिर आप देखिए कि कर्नल रंजीत, चंदर, ये सब उपन्यासकार ऐसे थे कि जिनकी मतलब आप कहीं ट्रेन में अगर जा रहे हो तो आपको 70% लोग आपको ये उपन्यास पढ़ते हुए मिल जाएंगे। वेद प्रकाश शर्मा, जिसने अपना तुलसी पब्लिकेशन खोल लिया था मेरठ में, उनकी खैर अब डेथ हो गई है। फिर सुरेंद्र मोहन पाठक, ये जो तमाम जासूसी उपन्यासकार थे, सुरेंद्र मोहन पाठक की तो फिल्मों उपन्यास पे कई फिल्में बनी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, ऐसे कई उपन्यासों पे उनकी फिल्में भी बनी हैं। तो ये जासूसी उपन्यास का भी एक बड़ा दौर था। मतलब एक जमाने में कर्नल रंजीत की जो नई किताब आती थी, उपन्यास आता था, या ओम प्रकाश शर्मा का आता था, या चंदर का आता था, चंदर नाम था,
लेकिन वो फेक था नाम। दूसरा आनंद स्वरूप करके जो सज्जन थे वो लिखा करते थे उसके चंदर के नाम से। उसमें भोला शंकर एक बड़ा प्रसिद्ध पात्र था जिसकी 48 इंच की छाती हुआ करती थी। हम लोगों ने पढ़ा है बहुत चंदर के उपन्यास। कंदल रंजीत में भी उनका एक जो मेजर बलवंत, उसकी जो प्रेमिका थी सोनिया और उसका एक कुत्ता था क्रोकोडाइल, ये 4-5 जो पात्र हुआ करते थे ये लोगों को रट जाते थे। कर्नल रंजीत की अगर कोई किताब आई तो मेजर बलवंत तो उसमें होना ही है। तो ये जो जासूसी उपन्यासों का भी एक दौर रहा, बड़ा जबरदस्त दौड़ रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उस समय जासूसी उपन्यास इतने पढ़े जाते थे कि मतलब वेद प्रकाश शर्मा का तो ये कहना था कि हमारा पहला एडिशन 1 लाख किताबों का होता है। चलो भैया एक बात और बताएं आप, तो उपन्यासों से कई लोगों की प्रेम कहानियां भी शुरू। बिल्कुल 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 उस उपन्यास के भीतर उपन्यास आप ये मान के चलिए कि प्रेम पत्र देने का सबसे सरल और सुलभ साधन था कि उन्होंने कहा यार हमको पढ़ने दे देना उपन्यास। उसमें पता लगा आशिक ने अपनी चिट्ठी लिख दी महबूबा के नाम, फिर महबूबा ने पढ़ के किताब पढ़ी ना पढ़ी, पत्र पढ़ के आपको फिर वापस कर दिया। तो वो भी एक बड़ा जमाना रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पढ़ने की कमी आई है, विशेषकर आप देखिए कि युवाओं में जो पढ़ने के प्रति अरुचि पैदा हुई है, वो एक बड़ा कारण है कि जो पत्र पत्रिकाएं बंद हो गई। अखबार भी आप देखिए कि अखबार निकलते जरूर हैं, आपके घर में भी अखबार आते होंगे, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं उस अखबार। हाँ, अब एक पीढ़ी वो बची है जो पढ़ रही है और आगे बच्चे अब क्या है, उनको इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट चाहिए। खट से उन्होंने गूगल में देखा और ले ली। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो वो चीज आपको जिंदगी भर याद रहती है, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में पैवस्त हो जाती है। और इसलिए आप देखो कि जब कभी इस तरह की चीजें आती हैं तो वो पुराने जो चीजें हैं वो हमको याद रहती हैं। अब इतनी पुरानी बात हो गई, मैंने 76 से लिखना शुरू किया था, आज भी हमको उन तमाम चीजों की याद है क्योंकि हमने पढ़ा है। पंचतंत्र की कहानियां पढ़ती थे, लोग पढ़ते थे। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। बीच में फिर गीता प्रेस गोरखपुर ने अपना एक नया बुक स्टॉल खोला, बहुत सी धार्मिक पुस्तकें मिली न। लेकिन जब लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो चाहे वो धार्मिक हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कोई भी तरह की मैगजीन हो, लोग पढ़ना नहीं चाहते अब। तो धीरे धीरे ये हुआ कि ये सारी जो पत्रिकाएं हैं, फिर बॉम्बे से एक सूरज पत्रिका निकली, भूभारती थी इनकी, आपके दिल्ली प्रेस की भूभारती में भी हमने बहुत लिखा है। वो भी एक सामयिक विषयों पे रहती थी, रिपोर्टिंग सरीकी रहती थी वो पत्रिका। फिर बाद में उसका नाम अभय भारती हो गया था। जैसे आप देखिए कि मेरी सहेली है, या आपकी एक टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने एक बहुत अच्छी मैगजीन निकाली थी महिलाओं की, वामा, जिसकी संपादक मृणाल पांडे भी थी। हाँ। और संपादक साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी वो रही हैं मृणाल पांडे। मतलब साप्ताहिक हिंदुस्तान एक ऐसी पत्रिका थी जो उस जमाने में एक पेज के आर्टिकल का 1100 रुपये हम लोगों को पेमेंट करती थी। उस जमाने की बात है, आज से 25-30 साल पुरानी बात, वो 70 के बाद। हाँ, तो उस जमाने में 1100 रुपये एक पेज का, अगर आपका 2 पेज का आर्टिकल छपा, और मैं समझता हूँ कि महीने में 2 अंकों में तो हमारी स्टोरी रहती ही थी। क्योंकि आज की तारीख में हम कभी अगर गिनने बैठते हैं तो कम से कम 1,500 से 2,000 कहानियां या लेख और आर्टिकल हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं। तो वो हमको देख के बड़ा दुख होता है कि यार एक जमाने में इतना जब कुछ छपता था और लोग पढ़ते थे, और आज की तारीख में क्यों नहीं पढ़ना चाहते लोग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और विशेषकर युवाओं के सामने बहुत बड़ा सवाल। अभी बीच में सेंट्रल रेलवे ने, यानी भारतीय रेलवे ने एक प्रयास किया था कि आप अपनी रेल यात्रा लिखें और पुरस्कृत जो होगा आर्टिकल, उसको कुछ वो मिलेगी, राशि मिलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि शायद कोई ने भेजी हो, या वो निकली कि नहीं निकली पता नहीं। एक रेलवे की जैसे आप बात कर रहे हो, तो रेलवे ने एक भारतीय रेल करके मैगजीन भी निकाली थी। उसमें रेलवे से संबंधित तो चीजें रहती थी, उसके अलावा दीगर चीजें, कहानी भी रहती थी, जिसमें लेख भी रहते थे। अरविंद कुमार सिंह उसके संपादक थे, उसमें भी मैंने 1-2 बार लिखा है, लेकिन वो भी धीरे से बंद हो गई। आपको ध्यान होगा, हम और आप लगभग, आप मुझसे काफी सीनियर है, MPEB की भी एक मैगजीन निकलती थी, मध्य प्रदेश संदेश जनसंपर्क का आता था, बहुत से विभागों की अपनी अपनी मैगजीन थी। आज वो भी कहीं ना कहीं सोबोनियर निकलती थी, अलग अलग विश्वविद्यालय से भी निकली। बिल्कुल। लेकिन जब लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया या पढ़ने के प्रति अरुचि है, तो ये सारी चीजें भी अब देखने नहीं मिल रही। लिखने की भी एक जो कला, जो लिखने का संवेदनशीलता होती है,
कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रही है। लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो थोड़ी देर का है, टिका हुआ नहीं है। आज आप भी देखें, उपन्यासों की जब बात करते हैं तो वैशाली की नगर वधू, धर्मवीर भारती का उपन्यास और बहुत सारे लेखकों को अपन याद करते, प्रेमचंद को भी याद करते हैं। अभी जबलपुर से भी मैगजीन निकलती थी पहल, वो किन कारणों से बंद हुई वो अलग है, लेकिन पहल का भी एक नाम रहा। साहित्यिक पत्रिकाओं की बात करें, वागर्थ है, आजकल है, साम्य है, ये पत्रिकाएं भी आज देखने नहीं मिलती। नहीं देखने मिलती। देखिए वही बात है ना कि ये थोड़ा सा गंभीर किस्म की पत्रिका है। जैसे पहल है, उनका एक अलग दायरा है उसमें पढ़ने वालों का, आम आदमी उसको नहीं पढ़ता। वागार्थ है, जैसे आपने बताया, दूसरी मैगजीनें हैं, तो ये जो मैगजीन है इनका एक अलग तरीके का प्रभाव रहता है और उनके बीच में ही वो वैचारिक उसमें दृष्टिकोण होता है। लेकिन जो जनरल मैगजीन्स हैं जिनको सब पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, युवा भी पढ़ सकते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ सकते हैं, वो तमाम मैगजीनें अब बंद हो गई। अब जैसे मध्य प्रदेश संदेश की बात है, मध्य प्रदेश संदेश मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी रहती है, निकलती है, अच्छा उसका कवरेज रहता है, कागज भी अच्छा रहता है क्योंकि सरकारी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ सरकारी तंत्र की जो मुख्यमंत्री है उसकी तारीफ के योजनाएं और उसके योजनाओं के अलावा कुछ नहीं रहता। अभी हमारा एक आर्टिकल इसमें छपा है मध्य प्रदेश संदेश में, वही अंक में पुरातत्व के बारे में, 64 योगिनी के बारे में। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो युवा पीढ़ी है इसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टेंट हमने सब चीज गूगल में देख ली। लेकिन जब संदर्भों की बात आती है, क्या संदर्भ था उस जमाने भाई, पहले के जमाने में हम लोगों ने महाभारत भी पूरी पढ़ी है, रामायण भी पूरी पढ़ी है, तो आज भी याद आती है उन चीजों की। कहीं अगर उल्लेख करना है तो उसका उल्लेख कर सकते हैं। अब आज के जमाने में तो ठीक है, वो तो टीवी में महाभारत आ गई तो बहुत से लोगों को पता लग गया कि दुर्योधन कौन था और द्रौपदी कौन थी और पांडव कौन थे। नहीं तो आप अगर ये सीरियल नहीं आते तो मैं नहीं समझता कि जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी युवा पीढ़ी है उसको रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में कोई जानकारी नहीं। शारदा पाठक जी का नाम याद आ गया मुझे आपसे बात करते करते। वो बहुत कुछ लिखा, उन्होंने जबलपुर के बारे में भी लिखा। जब स्वतंत्र मत में साहित्यिक पेज निकाल रहे थे तो एक दिन वो घूमते हुए आए और उन्होंने धर्मयुग में छपा अपना एक आर्टिकल दिया था धुआंधार फिल्म को लेके, जो जबलपुर में बनी थी, सेठ गोविंद जी ने बनाई, और भार्गव वकील साहब और लीला चिटनेस, जो अभी अर्चना चिटनेस है, इनकी माँ उसमें हीरो थी, वो हीरोइन थी। तो ये सारे किस्से वो जब उन्होंने मैगजीन ला के दी और हमने पढ़ा तो रेफरेंसेस खुलते चले गए। और आजकल जब मैगजीन नहीं है, आने वाले समय में आपके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, छपा हुआ कुछ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ये मोबाइल पर देख के, इंटरनेट के जरिए, कभी नेट नहीं मिला तो आपके पास किसी नहीं, कुछ नहीं होगा। आप मान लीजिए जिस दिन आपका ये नेट बंद हो जाता है उस दिन बच्चे तड़प जाते हैं कि क्या करें। अगर मान लो उनको किसी चीज की जरूरत है या कोई रेफरेंसेस उनको मालूम नहीं है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, और अगर आपका नेट बंद है तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, कभी भी पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा या जवानी में पढ़ा होगा, वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। जो पढ़ा हुआ रहता है वो आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में पूरी तरह से लिख जाता है और वो ही फिर आगे काम आता है। जब आप लिखने बैठते हो तो पुरानी आपको चीज याद रहती है कि यार ये संदर्भ ऐसा था। अगर मान लीजिए महाभारत के किसी चीज का आपको उपयोग करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से वहां युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण ने क्या कहा था, अर्जुन ने क्या कहा था, भीम ने क्या कहा। ये तमाम चीजें तभी आपको याद रहेंगी जब आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एक बड़ा दुखद तथ्य है गंगा भाई, कि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। आप ये सोचिए कि हमारी उम्र के लोग जरूर उन्होंने बहुत पढ़ा है और इसलिए उनको बहुत सी चीज याद रहती हैं और वो अपने बच्चों को बताते भी हैं। लेकिन आज के बच्चों में और आज के युवाओं में पढ़ने की जो एक ललक होती है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। अंग्रेजी जो उपन्यास है उनको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वो, क्योंकि आजकल अंग्रेजी दां हैं सब बच्चे। तो लेकिन हिंदी में जो चीजें थी, जैसे आपने उपन्यासों की बात की, भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है, या आपके यहाँ हमारे यहाँ चित्रा चतुर्वेदी ने एक बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा था द्रौपदी पे, महाभारती। अद्भुत उपन्यास था वो, और इतना मोटा, मेरे ख्याल से कम 250 पृष्ठों का था। सिर्फ द्रौपदी पे इतना बड़ा उपन्यास लिखना मैं समझता हूँ कि बहुत ही अकल्पनीय था। अभी भवानी प्रसाद तिवारी जी की बेटी है अनामिका तिवारी, हाँ, अनामिका तिवारी, उन्होंने मंदोदरी उपन्यास लिखा है, बहुत अच्छा उपन्यास है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी।
लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या है और चिंता की बात भी है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास उसकी रेफरेंसेज नहीं होंगे। और AH व्हीलर पे अगर किताबें नहीं बिक रही हैं, पानी के पाउच या इस तरीके बिस्किट के पैकेट बिक रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी, क्या करेगी, किस तरीके से होगा। तो हमें समाज में पढ़ने के प्रति एक जागरूकता लाने की भी जरूरत है। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। चेतन भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।